हिंदी साहित्य में आज सुनिए जानी मानी प्रतिष्ठित हिंदी लेखिका कल्पना मनोरमा की लिखी हुई कहानी बहस के बीच बहस। स्त्री सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर लिखी गई कल्पना मनोरमा जी की ये कहानी बहुत कुछ सोचने को मजबूर करती है। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। प्रिय जिज्जी, बहुत दिन हुए, आपका हालचाल नहीं मिला। मन में बस एक उम्मीद बनाए रखती हूँ कि सब ठीक ठाक होगा, मगर जब से सुना है तेज़ बुखार में आपकी सुनने की शक्ति जाती रही, मन कच्चा कच्चा बना रहता है। कान को लेकर बचपन से दुखी रही आप। ना अम्मा ने झापड़ मारा होता, ना ही बधिरता की शिकार हुई होती। आपके दाहिने कान से हमेशा पानी बहता रहा। जब आप माँ बनी, शरीर कमज़ोर हुआ, फिर तो पस बहने लगा, और अब दोनों कान खराब। कितना अच्छा होता आप सुन सकती। हम चारों बहनें फ़ोन पर मिलजुल कर बतला लिया करती, पर अपने तो भाग्य ही हेटे हैं। मेरा पत्र जब आप तक पहुँचेगा तो चौंकेंगी ज़रूर आप, क्योंकि चिट्ठी लिखने में आलसी लड़की चिट्ठी लिख रही है। लिख इसलिए रही हूँ ताकि आप बार बार पढ़कर विचार कर सकें। अब इस उम्र तक आते हुए लगता है कि बार बार किसी बात को क्यों आप पूछती हो। सच कहें, बाल की खाल उधेड़ने वाला रोग अब मुझे भी लग चुका है। जयंती और कुन्नी के साथ अक्सर बहस हो जाती है। जब बात समझ ही नहीं आएगी तो पूछना ही पड़ेगा। दोनों चिल्ला पड़ती हैं, उमा दीदी, शांति जिज्जी मत बन जाना। शांति जिज्जी बनना क्या इतना आसान है? इस जन्म में क्या, अगले जन्म में भी न बन सकूं। आपका जीवन सदा शैता से भरा रहा। कहाँ शांति जिज्जी, कहाँ उमा, पाँव की धूल भी नहीं। खैर जिज्जी, मौसम बदल रहा है, ठंडी शुरू हो गई है। आप अपना ध्यान रखना। नाती पोते वाली हुई आप, मन लगाने के लिए अच्छा साधन मिल गया है आपको। आशा है बहुएं भी खूब ध्यान रखती होंगी। रखना ही चाहिए, क्योंकि ऐसी अबोली सास धरी कहाँ। आपके हर पक्ष प्रतिपक्ष को समझती हूँ। मैंने जब भी पाया तब आपको अति संवेदनशील सरल हृदय स्त्री के रूप में ही पाया। प्रेम दया की बातें करने वाले सिर्फ करते हैं। मेरी जिज्जी ने तो इन गुणों को जिया है। बड़ा नाज करती हूँ आप पर। बचपन की ओर जब कभी देखती हूँ तो एक प्रकार की विकल्पहीनता घेर लेती है। हम लोगों ने BA MA किया जरूर, लेकिन जीवन पंगु ही बने रहे। यहाँ सिर्फ अपना ही दुख नहीं, लड़कियों के बाबत आज भी कुछ ज़्यादा बदला नहीं। थोड़ा सा गांव देहात की ओर बढ़ जाओ, लड़कियाँ सरेआम मंडप के नीचे निपटा दी जाती हैं। बिना पूछे बताए की गई शादियाँ लड़कियों की मृत्यु ही मानती हूँ। मवेशी मेले में जानवरों सरीखे जीवन सजा धजा कर भेज दिए जाते हैं जहाँ मालिक पिता चाहे। लड़कियाँ क्या चाहती हैं, कितना पढ़ना चाहती हैं, शादी करना चाहती हैं या नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। आपको याद है ना, अपनी जयंती को कॉलेज में एक लड़के से प्रेम हो गया था। जात बिरादरी का होते हुए भी जयंती को हम दोनों ने शांत करवा दिया था। उसका साथ हम बहनों ने ही नहीं दिया तो कोई और क्यों देता। जानती हो जिज्जी, जयंती उस लड़के से ब्याह कर लेती तो ज़्यादा खुश रहती। अच्छे तो आभास जी भी हैं, लेकिन उनके पीने की लत ने जयंती को कुंद कर दिया है। पति के संग जयंती जब बकरी सी डोल गई तो कुन्नी को तो दबाव में आना ही था। उसने भी कर ली शादी पिता के अनुसार, मगर एक टीस दोनों के भीतर समा चुकी है। नहीं जान पाती अगर जयंती और कुन्नी की आपसी चैट न पढ़ लेती। आपको याद है ना, इंदौर वाली बिटोली बुआ के लड़के की शादी में हम सबको जाना था। आपकी बहू की डिलीवरी डेट नज़दीक थी, इसलिए आप नहीं आ सकी। आपके बिना मज़ा तो नहीं आया, लेकिन जिज्जी वही अपनी बहनों के मन की बातें मैंने जानी। जयंती अपना मोबाइल पकड़ाकर कुछ पूजा विधि में लगी थी। उसी समय जयंती की मित्र का फ़ोन आया। मैंने मोबाइल बढ़ाया तो कहने लगी, आप ही बात कर लो दीदी। जिज्जी, मैंने बात तो कर ली, फिर न जाने क्यों उसका व्हाट्सएप खोल लिया। कुन्नी की चैट ऊपर थी, पढ़ने लगी। जयंती दीदी, आपने अब पूछा तो क्या पूछा, पहले पूछ लेती तो बताती कि मेरे क्या अरमान थे। फैशन डिज़ाइनिंग में MBA करने का मन था। शादी जब प्यार जैसा कुछ महसूस होता तो कर लेती, लेकिन मैं भूल रही थी कि हमारी बहनों से मैं अलग कैसे हो सकती थी। मैं क्या सुनहरी परी हूँ? सच कह रही हूँ जिज्जी, मैं तो दंग रह गई थी। नहीं जानती थी जयंती की तरह कुन्नी भी एक क्षोभ लेकर जी रही है। बच्ची के अरमान कुचल कर तबाह हो चुके हैं। अच्छा जिज्जी, ये बताना, क्या बुरे सपने अब भी आते हैं आपको? मुझे लगता है अनहील्ड चेतन मन ही स्त्री का अवचेतन मन बिगाड़ता है।
गहरी नींद में सोते सोते कैसे आप रोते रोते उठ पड़ती थीं। रात दिन का मौन नींद में टूटता रहा था। मेरी तो घिघी बन गई थी एक बार, याद है आपको? उस दिन पुन्नो बुआ कैसे 8 कोने का मुंह बनाकर अम्मा से बोली थी, भौजी शांति का ब्याह आप कह दे हो, सपने अपने जड़ से पटा चाहिए इनके। गुस्सा आपको आना था, मगर बोली जयंती थी, एक स्त्री ही दूसरी स्त्री को नहीं समझ सकी तो पुरुष पिता हो या पति क्या खाक समझेगा। बुआ तो हद करती हैं, हर मर्ज का इलाज ब्याह नहीं होता। उसके बाद तो जयंती के माथे पर उद्दंड होने का टीका ही लग गया था मानो। पिता से लेकर किसने उसे बुरा भला नहीं सुनाया था। पुन्नो बुआ तो सालों जयंती से ठीक से बोली नहीं। खैर छोड़ो, जाने दो उन बातों को। लिखने बैठी तो पुथन्ना भर जाएंगे, मगर बातें खत्म नहीं होंगी। मुद्दे से और भटक जाऊंगी। जिज्जी, एक दिन लगभग रात के 11 बज रहे होंगे। रसोईया साफ कर ही पाई थी कि फ़ोन बज उठा। चश्मा लगाकर देखा, जयंती का था। उसने कुन्नी को भी जोड़ लिया। पहले तो डर गई, लेकिन जल्दी जयंती हंसने लगी तो मन शांत हो गया। जयंती और कुन्नी अपने हक की बात कर रही थी। बाबू के घर में मेहमान की तरह नहीं, अपने घर की तरह आना जाना चाहती हैं। देखो ना जिज्जी, आप 60 के उस पार हुई और मैं आपसे 7 साल छोटी, जोड़ लो। मगर जयंती और कुन्नी अभी बहुत छोटी हैं, भाइयों के बाद की हैं ना। इन दोनों का स्वाभिमान सबल रहना चाहिए, जैसे भाइयों का है। इनके अधिकार इन्हें जरूर मिलने चाहिए, जैसे भाइयों को मिले हैं, चाहे पति का घर हो या पिता का। अचानक पत्र लिखने का कारण यही है। जयंती के पड़ोस में एडवोकेट मिराली मजूमदार रहती हैं। देखने में सुंदर और नाजुक, मगर है तेज तर्रार, सख्त जान औरत। जयंती की दोस्त बन चुकी हैं। बहुत बार देर देर तक मिराली की बातें करती रहती है जयंती। मुझे कुछ समझ नहीं आता। दरअसल हम जैसी लड़कियों की चमड़ी अत्याचार और अवहेलना सहते सहते इतनी मोटी हो चुकी है कि साधारण अपमान हम यूं ही भुला देते हैं। हमें ना अपने अधिकार पता होते हैं, ना ही सम्मान की बात हम सोच सकते हैं। इधर से हाँक लगाई, उधर की कहने लगी। उधर से कुछ कहा गया तो इधर की होली। मतलब रहना ओखली के भीतर ही है, ऐसा हम सोचते हैं और सोचते रहेंगे। जिज्जी, मिराली कहती है, एक स्त्री की पहली ज़रूरत रोटी कपड़ा मकान के साथ शिक्षा है। इसकी जिम्मेदारी शादी के पहले और बाद में पिता देखे समझे सुने तो स्त्री को प्रताड़ित करना तो दूर, आंख उठाकर भी कोई नहीं देखे। और ये भी कहती है कि लड़की की परवरिश ज़्यादा सावधानी से होनी चाहिए। लड़कियां 2 घरों को ही नहीं जोड़ती, बल्कि जीवन को आकार देती हैं। ये नहीं कि लड़की के जन्म से ही अच्छे घर वर के सपने दिखाकर उसे बरगलाया जाए। जब पिता ही बेटी को अच्छी शिक्षा नहीं देगा, सपने पूरे नहीं करेगा, तो पति या उसके परिवार ने क्या ठेका ले रखा है उनकी बेटी के बाबत कुछ भी करने का? जिस तरह एक पिता अपने पुत्र की पढ़ाई लिखाई और जीवन के लिए सोचता है, पुत्री के लिए भी सोचे, कम से कम अपनी औकात भर। वो ये भी कहती है, वैचारिक शक्ति अनायास किसी में नहीं फूटती। साहस जिस तरह लड़कों में भरा जाता है, उसी तरह लड़कियों को पालना पोसना होगा। यानी स्त्री को अनायास सुख हासिल हो जाएंगे का ख्याल छोड़कर अपनी कार्य प्रणाली को सुधार करना बचपन से सीखना होगा। क्योंकि सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर राजकुमार किस्से कहानियों में आते हैं, सच में तो मिलते हैं शराबी, जुआरी, औरतखोर, जलकूकड़े आदमी। प्रेमचंद की कहानी कफन के किरदार सरीखे घीसू, माधव। इनके साथ रहने और निर्लिप्त हो इनसे निपटने की बुद्धि स्त्री को आनी चाहिए। सिखाना होगा माँ के द्वारा, आजी के द्वारा, यानी रिश्ते की हर स्त्री के द्वारा उस स्त्री को जो अबोध है, सीख रही है जीवन को देखना। मिराली कहती है, अब किसी प्रबुद्ध इंसान को मनुस्मृति का पुनर्पाठ करना होगा। शंकराचार्य की पदवी पुरुष नहीं, किसी जागरूक तटस्थ स्त्री को लेनी होगी। अब इंसान स्मृति किताब लिखनी चाहिए, जिसमें देह के इतिहास भूगोल की जगह मन का विवेचन लिखा हो, विचारों के आदान प्रदान की युक्तियाँ लिखी हों, बुद्धि और विवेक की बातें हों, स्त्री पुरुष की समानता पर खुली डिबेट के फार्मूले लिखे हों। माता पिता की देख रेख किसी एक का दायित्व तो नहीं, बेटा बेटी दोनों को समन्वय बनाकर करने की बात लिखी हो। फिर देखो स्त्री कहाँ कमज़ोर पड़ती है, क्या नहीं करती है स्त्री और क्या नहीं कर सकती है स्त्री। साथ में ये भी कि स्त्री के रखवालों को उनकी ड्यूटियों से बरी कर देना चाहिए, छुट्टी कर देना चाहिए, क्योंकि उन बेचारों के पास अपनी खुद की समस्याएं हैं, अपनी ज़िंदगी है, नशे की लतें हैं,
आखिर कब तक पिता, पति और पुत्र स्त्री की कस्टडी में जोते जाते रहेंगे? कब तक दिन भर कुट पिसकर एक स्त्री रात में पति के आगे हाजिर होती रहेगी? संभोग का सस्ता निवाला बनती रहेगी? उसकी अपनी देह है, अपना मन है, तो अपने निर्णय और नियम भी अपने होने चाहिए। स्त्री को खुद को महत्वपूर्ण देखना होगा। पुरुष कुछ कहे या करे, उससे पहले स्त्री को अपनी भूमिकाएं निश्चित करनी होंगी। ये नहीं कि किसी ने हंसकर देख लिया तो पिघल गई, किसी ने रोकर कंधा चाहा तो पिघल गई। एनफ इज एनफ। आकाश को बरसने के लिए माना कि धरती का साथ चाहिए, मगर उसे सम्मान तो करना पड़ेगा। स्त्री को भी इंसान समझना पड़ेगा। सुदृढ़ धरती पर ही सुंदर संसार की परिकल्पना संभव है। साझेदारियों वाला जीवन ही सुंदर हो सकता है। बड़ी हिम्मती है मिराली, जयंती बताती है। अच्छे अच्छे वकील उसके आगे पानी मांगते हैं। कुछ समय पहले सरकार ने लड़कियों को संबल मिल सके एक नियम और लागू किया है। नए कानून के अनुसार पिता की वंशावली में बेटियों के नाम लिखे जाएंगे। वंशावली प्रकरण पर शेरनी यानी मिराली का कहना है, वंशावली में लड़कियों के नाम? कुत्ते की पूंछ चाहे जितने दिन बोतल में बंद रखो, सीधी होने से रही। जो लोग परिजनों के शोक पत्र में लड़कियों के नाम नहीं लिखवाते, ऐसे सत्ता के पुजारी वंशावली में क्या ही नाम लिखवाएंगे? तमाम कानून के बीच जो मैं सोच रही हूँ, अगर लागू कर सके सरकार तो कुछ हो भी सकता है। यानी पिता पर बेटा बेटी दोनों का अधिकार समान होता है। इस बात को पिता से ज़्यादा माँ बेटी को मानना होगा। रही बात संपत्ति में हिस्से की, तो देखा जाए तो लड़कियों को अचल संपत्ति ना यहाँ चाहिए ना वहाँ। लड़कियों को चाहिए दैनंदिन भत्ता, यानी खाना पीना, रहना, कपड़ा और साल में एक बार भ्रमण के लिए पर्याप्त जेब खर्ची रकम, जो ना शादी से पहले उसे मिलती है और ना ही शादी के बाद। इस बात पर ध्यान देना होगा। तलाक के बाद जीवन यापन कर जब एक स्त्री पति से लेती है, तो एक बेटी पिता से अपना हक क्यों नहीं ले सकती? क्यों एक पिता बेटी की शादी करके उसे छुटकारा मान लेता है? मायके में लड़की की अनुपस्थिति मरों में क्यों स्थापित कर दी जाती है, जबकि पिता की वसीयत में साफ साफ लिखा होना चाहिए, जीवन यापन की रकम बेटी या बेटियों को तब तक दी जाएगी जब तक लड़की जिंदा रहेगी, पिता के साथ भी और पिता के बाद भी। जब लड़की दुनिया से विदा हो जाए तो दैनंदिन भत्ता से मायका मुक्त कर दिया जाए। दैनंदिन भत्ता बार बार पिता को ये याद दिलाएगा कि उनकी अपनी बेटी से भौगोलिक दूरी भले हुई है, लेकिन जिम्मेदारियों का निपटान नहीं। वहीं शादी के बाद मायके की जिम्मेदारियों से बेटी की भी छुट्टी नहीं हो सकेगी। वैसे जहाँ अपनापन होता है वहाँ जुड़ाव स्वतः बना रहता है। मंदिर में हक मिलने के बाद गली के कंकड़ को भी लोग आदर से देखने लगते हैं, तो स्त्री तो जीती जागती इंसान है। इस पहल से लड़कियां खुद को महत्वपूर्ण समझेंगी, सिर उठाकर चल सकेंगी। माताएं अपनी बच्चियों को समान धर्मा मानकर स्नेह तो करती हैं, मगर पुरुष सत्ता की बरगदी छाँव से मुक्त नहीं करा पाती। ना ही खुद खुले आसमान के तले सांस ले पाती हैं और न लड़कियों को लेने देती हैं। सोचने विचारने में सदियां चली गईं। अब स्त्री को स्त्री के प्रति नज़रिया और जीवन शैली बदलनी ही होगी। अगर अस्तित्व और अस्मिता को सुदृढ़ होना है तो स्त्री को बोलना सीखना होगा, प्रश्न करने होंगे। सबसे ज़्यादा तो अपने को देह से ऊपर मानना होगा। नहीं तो सरकार भले पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री के समान अधिकार के कानून बनाती रहे, वास्तविकता में अधिकार समान होने से रहे। साल में एक दो जोड़ी सूट देकर फर्ज निभाते रहेंगे मायके वाले। इस तरह से कुछ भी अच्छा होने से रहा। इस बात पर जयंती कह रही थी, उमा दीदी, माना कि मिराली वकील है, सबके अधिकारों के लिए लड़ती है, ज़्यादातर केस जीतती भी है, उसके तर्क बड़े धारदार होते हैं, लेकिन जिसके लिए वो सोच रही है वो तो बड़ा पेचीदा मामला है। जाने कितनी मिरालियाँ मर खप गई होंगी अभी तक। क्या पुरुष सत्ता का झंडा झुका? दूसरे वो दैनंदिन भत्ता की बात कहती है। मुझे तो इसमें दया या भीख जैसी ध्वनि आती हुई लगती है, जबकि लड़कियों को अब दया नहीं, अपना हक चाहिए, क्योंकि बहनें सगी तब भी नहीं होती जब वे कुछ भी नहीं लेती, तो अपने अधिकार लेकर कम से कम स्वाभिमान में तो जी सकेंगी। जिज्जी, मुझे भी मिराली की इस बात से ऐतराज़ है। वो कहती है जेब खर्ची मिलने के बाद लड़कियां मायके की जिम्मेदारी से उऋण नहीं होंगी, या वे खुद को उऋण ना समझें। आप तो जानती हैं, लड़कियां अपने मायके की जिम्मेदारी तब भी निभाती हैं जब उन्हें मिट्टी के मोल भी नहीं समझा जाता है। अधिकार और सम्मान मिलने पर क्यों ही वे मायके को भूल जाएंगी? सोचना तब स्त्रियों को है।
जब तक स्त्री मादापन के चोले से बाहर नहीं निकलेगी, इसी तरह कमज़ोर समझी जाती रहेगी। माना करुणा की अधिकता होती है स्त्री में, तो अपने लिए निष्ठुरता क्यों? करुण धारा अपनी ओर से निकलनी चाहिए। खुद का आपा सिक्त होगा, तभी एक स्त्री दूसरे के प्रति फर्ज अदा करने में सक्षम बन सकेगी। अब देखो ना जिज्जी, सम्मान तो सबको चाहिए, हम दोनों को भी चाहिए, लेकिन खुद को महत्व देने की बात हमने कभी सोची ही नहीं। हम दोनों भले ही जिंदगी की ढलान पर हैं, लेकिन जयंती और कुन्नी उम्र की दोपहर के बीचों बीच हैं। उमंग का ताप उनमें बचा है। उनका जीवन चक्की में पड़े दानों जैसा न बीते। उनके दुखों, पीरों, कसकों, चीखों और रुदन को समर्पण के नाम पर ग्लोरीफाई न किया जाए, मैं ये चाहती हूँ। जिज्जी, जब से मैंने होश संभाला आपको मौन ही पाया। अब बोलने का वक्त आया है, तो मैं चाहती हूँ आप बोलो। आज भी मुझे याद है, रात में हारी थकी अम्मा नींद से उठाकर कुन्नी को आपकी गोद में डालकर सो जाती थी। वैसे सच कहें जिज्जी, हम पांचों भाई बहन आपकी गोद में लोट पोट बड़े हुए हैं। ये बात हमें छोड़ कौन याद रखेगा? हम चारों बहनों में आप बड़ी हैं, जो आप कहेंगी वही मान्य होगा। वैसे तो अम्मा को भी इस बहस में जोड़ने का मन था। आखिर वे भी तो किसी घर की बेटी हैं, उन्हें भी सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन रवैया बड़ा ढुलमुल है उनका, कहेंगी कुछ करेंगी कुछ, इसलिए अभी स्थगित रखती हूँ। मैंने अपने मन की और उन दोनों के मन की सारी बातें लिख दी हैं। अब आप इस पेचीदे मसले का हल निकालने का प्रयास करना जिज्जी, फिर बताना कि क्या सचमुच इस आवश्यकता में आविष्कार छिपा है। क्योंकि जयंती और कुन्नी का मन है कि इस बार हम चारों बहनें मिलकर पिता से अपने अधिकारों की मांग करें। मगर ये सब कहना हो सकता है जयंती और कुन्नी के लिए आसान हो, लेकिन सच में क्या भाइयों और पिता की अवहेलना वे दोनों झेल पाएंगी? बड़ा सवाल है ये। या हम दोनों बहनें, जिन्होंने पिता की कंडीशन अच्छे होते हुए भी सदा अभावों और अनदेखेपन में जीवन जिया, क्या अपमान सह सकेंगी? क्योंकि पितृसत्ता आसानी से झुकने की चीज़ नहीं। जब अकेले खाने की आदत बन चुकी हो तो बांटकर खाना किसे रास आएगा? सत्ता के पलटवार से मिले आघात से अगर दोनों ने रास्ते बदल लिए तो हमारी तौहीनी हो जाएगी जिज्जी। माने आगे बढ़कर लौटने से तो मरना भला। अच्छे भले चलते जीवन में जयंती ने आग लगाई है। मन में एक अजीब तरह की हौल मची रहती है। कुन्नी को कई बार फ़ोन कर चुकी हूँ, जयंती कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। समझ नहीं आता करूँ क्या। लड़कियाँ सच में कभी मायके को छोड़ नहीं पाती, और मायके वाले अपना बनाकर कभी उन्हें स्वीकार नहीं पाते, बल्कि उनसे उचित व्यवहार, अधिकार और इंसान होने के मसले भी छीन लिए जाते हैं। जिज्जी, कसम से सारे निर्णय आपकी हाँ के बाद ही लिए जाएंगे। मैंने कह दिया है दोनों से, इसलिए इस पत्र को आप पत्र पढ़कर समझना। पत्र लिखने में आलस लगे तो खबर भिजवा देना। मैं आपको अपने घर बनारस बुलवा लूँगी। कुन्नी और जयंती इलाहाबाद में हैं, वे तुरंत आ जाएंगी। एक बात बताना कहीं भूल ना जाऊँ जिज्जी, आपकी जयंतू ने अपनी बेटी के कॉलेज में पीएचडी के लिए अप्लाई किया है। उसी के सलाह पर कुन्नी फैशन डिज़ाइनिंग में एमबीए करने के लिए मुंबई जा रही है। उसने भी अपने बेटे का एडमिशन बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया है। अच्छा लगा मुझे भी सुनने में, लेकिन दोनों ने फीस बाबूजी से मांगने का निश्चय किया है। जयंती और कुन्नी का कहना है कि हम दोनों को शिक्षित करना बाबूजी का जिम्मा था, जो चाहे वे तब करते या आप करें। दीपावली में जाकर फीस और ब्रोशर उन्हें थमा दूंगी। मैं भी अब यही कहूँगी जिज्जी कि स्त्री को उसके स्वाभिमान भर हक जरूर मिलने चाहिए। शेष अगले पत्र में। अपना ख्याल अपने आप रखना और खूब रखना। अति शीघ्र उत्तर की प्रतीक्षा में, आपकी उमा। अभी आप सुन रहे थे कल्पना मनोरमा जी की लिखी हुई एक जागरूक कहानी, बहस के बीच बहस। उम्मीद है कहानी में उठाए गए मसले आपको भी कुछ सोचने को मजबूर कर रहे होंगे। कहानी आपको कैसी लगी, अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। श्रेष्ठ हिंदी साहित्य को सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। हार्दिक धन्यवाद।